भारत के इतिहास में ऐसे कई साम्राज्यों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जीत और शानदार इमारतों से दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इन्हीं पन्नों में एक गहरा रहस्य भी छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपनी सीमाओं को फैलाने से ज्यादा पूरे उपमहाद्वीप की रक्षा करने को अपना परम धर्म माना। एक ऐसी शक्ति जो विदेशी आक्रमणकारियों के सामने किसी लोहे की दीवार की तरह खड़ी रही, लेकिन फिर भी आज इतिहास की मुख्य चर्चाओं से लगभग गायब है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और उस शूरवीर राजवंश की कहानी जानेंगे जिसने सदियों तक भारत की रक्षा की। अब सोचने वाली बात यह है कि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक, जब दुनिया भर के बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, तब भारत में एक ऐसा राजवंश था जिसने 200 से भी ज्यादा सालों तक अजेय माने जाने वाले अरब आक्रमणों को रोके रखा। इन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक बेहद समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी छोड़ी। तो फिर इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद भी आज आम चर्चाओं में इनका नाम इतनी कम बार क्यों सुनाई देता है? आखिर इस विरोधाभास की असली वजह क्या है? चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर हम 8वीं सदी की शुरुआत को देखें तो उमैयद खलीफा का विस्तार आग की तरह फैल रहा था। पश्चिम एशिया, ईरान और फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध। ऐसा लग रहा था मानो इस शक्ति को रोकना नामुमकिन है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है। ये अजेय लहर राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर आकर एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती हैं और यकीन मानिए अगले 200 सालों तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। वो अदृश्य दीवार आखिर थी क्या? पहला भाग, अरबों को रोकने वाली ढाल। ये कोई ईंट या पत्थर की दीवार नहीं थी, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली राजवंश था, गुर्जर प्रतिहार। इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य छिपा है। प्रतिहार का मतलब ही होता है द्वारपाल या रक्षक। ग्वालियर प्रशस्ति जैसे ऐतिहासिक शिलालेख बताते हैं कि ये नाम रामायण से प्रेरित था, जहां लक्ष्मण जी ने भगवान राम के लिए एक रक्षक या प्रतिहार की भूमिका निभाई थी। तो ये महज एक नाम नहीं था, बल्कि उनका ये अटूट विश्वास था कि वे उत्तर और पश्चिमी भारत के असली रक्षक हैं, जो सीमाओं पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। 8वीं सदी का वो दौर सच में बहुत बड़ी उथल-पुथल का समय था। सिंध पर कब्जा होने के बाद अरब सेनाओं की नज़रें अब राजपुताना, मालवा और गुजरात पर टिक गई थीं। हिंदुस्तान की सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे। छोटे छोटे राज्य इस भारी दबाव में टूटते जा रहे थे। ठीक इसी नाजुक वक्त में, जब एक मजबूत रक्षक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इस विशाल चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान के छोटे क्षेत्रों से एक नई शक्ति ने जन्म लिया। दूसरा भाग, साम्राज्य का उदय और सैन्य शक्ति। जाहिर है, ये रक्षक बल रातों रात तैयार नहीं हुआ था। कई पीढ़ियों के शानदार नेतृत्व ने छोटे छोटे सामंती क्षेत्रों को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। शुरुआत हुई नागभट्ट प्रथम से, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी और शुरुआती अरब हमलों को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि उन्हें म्लेच्छों का नाशक कहा जाने लगा। फिर वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय ने कमान संभाली और साम्राज्य का और विस्तार किया। नागभट्ट द्वितीय ने तो अरब आक्रमणों में नष्ट हुए सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण भी करवाया और रणनीतिक शहर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इस साम्राज्य का असली स्वर्ण युग तब आया जब महान शासक मिहिर भोज ने गद्दी संभाली और इसे पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला दिया। मिहिर भोज का शासनकाल प्रतिहार शक्ति का एकदम चरम बिंदु था। 836 से 885 ईस्वी तक, यानी पूरे 46 सालों तक उन्होंने राज किया। उनके नेतृत्व में ये साम्राज्य सिर्फ सैन्य रूप से ही अजेय नहीं बना, बल्कि आर्थिक रूप से भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हुआ। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ताकि भीतर की प्रजा फल फूल सके। और इनकी सैन्य शक्ति कितनी अभूतपूर्व थी, इस बात का सबसे निष्पक्ष प्रमाण हमें 851 ईस्वी में भारत आए एक अरब यात्री और इतिहासकार सुलेमान के लेखों से मिलता है। सुलेमान ने खुद ये स्वीकार किया कि प्रतिहारों के पास भारत की सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना थी। उन्होंने अरब और मध्य एशिया से बेहतरीन घोड़ों का आयात किया था। ये शानदार घुड़सवार सेना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें हर युद्ध में एक निर्णायक बढ़त दिलाती थी। तीसरा भाग, राजस्थान का युद्ध और रक्षा। अब उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण की बात करते हैं जिसने इन्हें भारत की ढाल का असल दर्जा दिलाया।
738 ईस्वी का वो निर्णायक युद्ध। एक तरफ अरब कमांडर अमीर जुनैद, जो 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर राजपुताना और मालवा की ओर बढ़ा। इनमें घुड़सवार पैदल सेना और ऊंटों का भारी दल शामिल था। और दूसरी तरफ नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक छोटा सा गठबंधन, जिसमें राष्ट्रकूटों के जयसिंह वर्मन और मेवाड़ के बप्पा रावल शामिल थे। इनकी कुल संख्या महज 5 से 6,000 के बीच थी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये मुकाबला पूरी तरह से बेमेल था। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, संख्या ही सब कुछ नहीं होती। अपनी बेजोड़ घुड़सवार सेना और अदम्य साहस के दम पर इस छोटे से गठबंधन ने इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिखाया। अरब कमांडर अमीर जुनैद युद्ध में मारा गया और उसकी विशाल सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। यह हार इतनी भयानक थी कि अरब इतिहासकारों को खुद लिखना पड़ा कि मुसलमानों के लिए शरण लेने की कोई जगह नहीं बची थी। सोचिए, इस एक जीत ने हिंदुस्तान को अगले 200 सालों तक बाहरी आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। चौथा भाग, कला और सांस्कृतिक योगदान। अब एक पल के लिए रुकते हैं। क्या ये साम्राज्य सिर्फ युद्ध और हथियारों तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। इन सुरक्षित सीमाओं के पीछे कला, वास्तुकला और अर्थव्यवस्था का एक शानदार युग फल फूल रहा था। राजा मिहिर भोज द्वारा जारी किया गया आदिवराह चांदी का सिक्का इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मिहिर भोज भगवान विष्णु के परम भक्त थे और ये सिक्का न केवल उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि साम्राज्य की अपार आर्थिक समृद्धि का भी सबूत है। उस दौर के अरब यात्रियों ने खुद लिखा था कि प्रतिहार साम्राज्य में लुटेरों का कोई खौफ नहीं था और व्यापार अपने चरम पर था। इस जबरदस्त आर्थिक समृद्धि का सीधा असर वास्तुकला पर देखने को मिला। प्रतिहारों ने उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में खासकर लैटिना और फामसना शैलियों में एक नई जान फूंक दी। ग्वालियर किले का भव्य तेली का मंदिर इसका सबसे पुराना और बेहतरीन जीवित उदाहरण है। इसके साथ ही राजस्थान के ओसिया मंदिर और मध्य प्रदेश का विशाल बटेश्वर हिंदू मंदिर परिसर, जहां 200 से ज्यादा मंदिर एक साथ बनाए गए थे, इनकी कलात्मक सोच का लोहा मनवाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, शिलालेख बताते हैं कि इन्हें बनाने में सिर्फ राजकोष का पैसा नहीं लगा, बल्कि पूरी की पूरी ग्राम सभाओं ने मिलकर अपना योगदान दिया था। पांचवां भाग, त्रिपक्षीय संघर्ष और पतन। इतनी विशाल शक्ति और समृद्धि के बावजूद कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए अजेय नहीं रहता। इस महान ढाल में भी अब दरारें पड़ने लगी थीं। उत्तर भारत का तत्कालीन सत्ता केंद्र कन्नौज, इस पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच एक बेहद थका देने वाला युद्ध शुरू हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट, ये तीनों लगभग 200 सालों तक एक दूसरे से भिड़ते रहे। भले ही प्रतिहार लंबे समय तक कन्नौज पर अपना कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन इस अंतहीन युद्ध ने उनके सैन्य और आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। और जब संसाधन कम होने लगे तो पतन का एक डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो गया। 916 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कमजोर पड़ चुके प्रतिहारों पर हमला कर कन्नौज को तबाह कर दिया। इसके बाद जो सामंत कभी इस साम्राज्य की रीढ़ हुआ करते थे, जैसे चंदेल, चौहान और परमार, उन्होंने 950 ईस्वी तक खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था और अंततः 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया तो आखिरी प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया। ये उस महान ढाल का एक बेहद दुखद अंत था। छठा भाग, इतिहास के पन्नों में गुम। ये साम्राज्य कैसे बिखरा, ये तो अब हम समझ गए, लेकिन वो सवाल अभी भी वही हैं। इतने महान योगदान के बाद भी वे इतिहास के पन्नों में गुम क्यों हो गए? इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला, साम्राज्य के कमजोर होते ही उनके महत्वाकांक्षी सामंतों ने सत्ता हथिया ली और इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली, जिससे मूल प्रतिहार शासक कहीं पीछे छूट गए। दूसरा, 3 मोर्चों पर लगातार लड़ने की वजह से वे अपने खुद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान ही नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस साम्राज्य ने 200 सालों तक भारत की सीमाओं को किसी अभेद्य किले की तरह सुरक्षित रखा, वे अपनी ही राजधानी कन्नौज की किलेबंदी करना भूल गए, जो बार बार बाहरी और क्षेत्रीय ताकतों का शिकार होती रही। अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार कर सकते हैं
इतिहास अक्सर उन लोगों की गाथाएं गाता है जिन्होंने बड़े बड़े भूभाग जीते, लेकिन क्या किसी साम्राज्य की सच्ची महानता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसने अपनी मातृभूमि की किस हद तक रक्षा की? गुर्जर प्रतिहारों ने भारत को वो कीमती समय और सुरक्षा दी जो यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी थी। तो फिर इस भारत की ढाल को इतिहास का महज एक फुटनोट क्यों रहने दिया जाए? शायद अब वक्त आ गया है कि इस भूली हुई महान विरासत को वो सम्मान वापस दिया जाए जिसकी वो असल हकदार है।